हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग साइंस में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, आज हम लोग ऊर्जा के बारे में जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। तो पहले ऊर्जा, इसकी परिभाषा लिख ली जाए कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हम लोग किसी की भी ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे ध्यान से देखिए, कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है मान लो ये रामू और दूसरा व्यक्ति है मान लो ये श्यामू। ठीक, तो हम लोग किसी की ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं। मान लो जो रामू है, ठीक है, ये कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, मान लो दोनों काम कर रहे हैं, ईंटा ढोने का काम कर रहे हैं, तो जो ये रामू है ये कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, मोर एफिशिएंसी के साथ, अच्छी एक्यूरेसी के साथ ना, मतलब अच्छे ढंग से कम समय में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये जो आपका श्यामू है ये मतलब ज़्यादा समय लेके काम को धीरे धीरे उलट पटोल करते हुए आराम से, मतलब कि आलस के साथ, एक प्रकार से कह लो आलस के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि रामू के पास ज़्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू श्यामू। तो हम लोगों ने उसकी ऊर्जा को नापा कैसे, उसकी ऊर्जा को हम लोगों ने उसकी कार्य करने की क्षमता से नापा कि ये जो आपका रामू है ये ज़्यादा कार्य कर रहा है अच्छी एफिशिएंसी के साथ, तो मतलब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, और जो श्यामू है ये कम कार्य कर रहा है आलस के साथ, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसके पास मतलब कम एनर्जी है। तो हम लोग साइंस में भी ऊर्जा को इसी तरह परिभाषित करते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ गया? मतलब ये एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग ऊर्जा को बिना कार्य के परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई कार्य से ही देखा जाता है, किसी के कार्य करने से ही देखा जाता है कि उसके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक, तो यहाँ पे आप ऊर्जा का मतलब समझ गए होंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब ऊर्जा भी क्या होती है, बहुत टाइप की होती है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को इसको साफ कर देना है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका हिंदी का मतलब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज का जो आपका जो पहला ये शब्द है स्थिति, इसी में इस ऊर्जा की पहचान है। मतलब स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के, जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के वजह से ऊर्जा आ जाती है, तब उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा आ जाती है, तब उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कैसे ऊर्जा आ जाती है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है, बहुत साधारण सा उदाहरण है। ठीक है, मान लो क्या है, हमारे पास एक स्टैंड है, ये अपना एक स्टैंड है। ठीक है, और इस स्टैंड में हमने क्या किया है, एक ऐसे रस्सी
एक ऐसे बॉब को, बॉब माने धातु का कोई गोला को ऐसे लटका दिया, ठीक। अभी ये जो धातु का गोला है ऐसे लटका हुआ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके सामने क्या किया हमने, लकड़ी के 2 गुटके लगा दिए हैं, ठीक। अच्छा अब ये बताइए कि हम लोग ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं। हम लोग ऊर्जा तो कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं कि मतलब जो कोई कार्य कर दे तो इसका मतलब उसके पास ऊर्जा है, ठीक है। मतलब कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा की अगर पहचान करना है तो हम लोग को कार्य की पहचान करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो अपनी बॉब है ना, ये बॉब यहाँ पे ऐसे रखी है सीधी, ये मतलब ये जो आपका धातु का गोला है ये ऐसे सिंपल सा ऐसे टंगा हुआ, ठीक है। अभी जिस टाइम पे टंगा हुआ है सीधा सीधा, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ए। क्या कहते हैं, ए। अच्छा बताओ, क्या अभी ये धातु का जो ये गोला है कोई काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, कोई काम नहीं कर रहे तो सिंपल से ऐसे लटका हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इस धातु के गोले को पकड़ें और थोड़ा सा ऊपर उठा दें, क्या कर दें, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, मतलब कुछ ऐसा कर दें। अब क्या किए कि ए पोजीशन से उठा के हम लोग इसको कहां पे रख दिए, बी पोजीशन पे, समझ गए ना। ये जो धातु का गोला था इसको उठा के ऐसे रख दिए, ए से कहां पहुंचा दिए, बी से। अब आपको पता है जैसे ही आप अपना हाथ छोड़ेंगे ये बॉब ऐसे आगे जाएगा और इस जो लकड़ी के गुटके को ऐसे गिरा देगा, नीचे गिरा देगा। मतलब अब ये जो खड़ा खड़ा गुटका है ये ऐसे गिर जाएगा जमीन पे, समझ गए। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि पहले जो बॉब एकदम सीधा सीधा रखा था, बॉब माने धातु का गोला जो सीधा सीधा रखा था, अभी ये कोई काम नहीं कर रहा, इसको हम लोगों ने उठा के ऐसे रखा, जैसे छोड़ा वैसे ये काम कर जाता है, मतलब कोई काम करता है कि नहीं, इस ईंटे को गिरा देता है। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में इसकी स्थिति को बदल रहे हैं। पहले ए पे रखा था, अब उठा के बी पे रख दिए ना। ए पे रखने की वजह से इसके ऊपर कोई ऊर्जा नहीं थी। देखो ए के पास कोई ऊर्जा थी नहीं थी, अगर ऊर्जा होती तो ऊर्जा क्या होती है, जिसके पास ऊर्जा होती है तो काम करता है, इसके पास ऊर्जा कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने जब इसकी स्थिति को बदला तो इसके अंदर क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। इसकी स्थिति को ए से देखिए, ए से कहां पे कर दिया, बी पे कर दिया, तो इसके पास ऊर्जा आ गई। यही ऊर्जा जाके धड़ाक से इसको गिरा दी, समझ गए, मतलब गिराने का मतलब इसके ऊपर काम कर दिया। तो ऊर्जा होगी तभी तो काम करेगा। तो ऊर्जा आई कहां से, उसकी स्थिति को बदलने से, ठीक है। अच्छा एक चीज हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके बता देते हैं कि एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या पढ़ते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमसे ये कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। मतलब ऊर्जा को हम लोग बना नहीं सकते, ना ऊर्जा को हम लोग खत्म कर सकते हैं, बस ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। अभी देखिए ध्यान से समझिए, हम ये क्यों बता रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हो क्या रहा है कि ए पे रखने पर इसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी, ए से बी पर ले जाने के बाद इसके पास ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई है, नहीं, ऊर्जा जो यहाँ पे उत्पन्न हुई है वो हम लोगों ने जो कार्य किया, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इस बॉल को, धातु के गोले को उठाकर कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। तो मतलब हम लोगों ने कुछ काम किया है, यही काम इसके अंदर ऊर्जा भर गई, यही काम ने, इसी काम ने क्या कर दिया, इसके अंदर ऊर्जा भर दी। तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, हमने जो काम किया है इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें ऊर्जा आ गई है, ठीक है। तो अब इसकी ऊर्जा आई कैसे है, स्थिति के बदलने से, ठीक है, स्थिति के बदलने से इसके पास ऊर्जा आ गई। तो इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, समझ गए। तो हमेशा ऊर्जा को हम लोग उसके कार्य से नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊर्जा देख लिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी देख लिया और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी, ठीक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग किसी वस्तु के आकार या कह लो आयतन में परिवर्तन के वजह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा है कि किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हुई ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डिफिनेशन नोट कर लीजिए, बाकी हम देखो आपको समझा कैसे रहे हैं कि मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक। अब इससे मान लो एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी हुई, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को ऐसे दबा देंगे। कैसे दबा देंगे, ऐसे। तो अब देखो ये स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अभी ये स्प्रिंग ऐसे थी, तो अगर इसके सामने कोई ईंटा रखेंगे या कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे तो वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग तो कोई काम करेगी ही नहीं। लेकिन अगर दबाने के बाद, मान लो इस स्प्रिंग को हम लोगों ने ऐसे दबा दिया है, ठीक है, अगर अब इसके सामने कोई ईंटा रखेंगे तो इस ईंटे को हटा देगी, इसे फटाक से आगे भगा देगी। मतलब अब ये स्प्रिंग कोई ना कोई काम कर देगी। तो काम कौन करता है, काम वो करता है जिसके पास ऊर्जा होती है। जिसके पास एनर्जी है ही नहीं तो काम कहां से करेगा। मतलब इसके पास कोई एनर्जी नहीं आई और इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई या ऊर्जा आ गई। तो इसके पास ऊर्जा कहां से आई, वस्तु के आकार में परिवर्तन की वजह से या आयतन में परिवर्तन की वजह से। देखो ध्यान से, अभी इसका आकार कुछ ज्यादा चौड़ा था, अब इसका आकार देखो कम हो गया। या ऐसे समझ सकते हो कि इसका आयतन, अभी देखो इसका ये ज्यादा आयतन में थी, अब ये कम आयतन में हो गई। तो क्या हो रहा, इसके आकार या आयतन में परिवर्तन की वजह से क्या आ गया, इसमें ऊर्जा आ गई। इसके पास कोई ऊर्जा थी नहीं थी, क्योंकि अगर इसके पास ऊर्जा होती तो ये कोई ना कोई काम करता, ये तो कोई काम किया नहीं। लेकिन इसको दबाने के बाद मतलब इसके आकार और आयतन में हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। और अगर कोई कहेगा ऊर्जा कैसे आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे ईंटा रख दो तो इस ईंटे को गिरा देगी, या कोई चीज भी रख दो उसको ही गिरा देगी। तो गिरा रही, इसका मतलब ये काम कर रही, तो काम कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ गया ना। जैसे इसके उदाहरण में अगर इसका आपको उदाहरण देना है तो क्या देंगे, तो उदाहरण में पहले सबसे पहले आ गया आपका स्प्रिंग वाला। ये स्प्रिंग के केस में ये वाली ऊर्जा होती है, ठीक है, स्प्रिंग वाला आ गया आपका। दूसरा आ गया कि धनुष बाण में आप जो धनुष होता है उसके ऐसे पकड़ के कमानी खींचते, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रस्सी होती है उसके आकार में परिवर्तन करते हैं। धनुष अगर आप लोगों ने देखा होगा, धनुष कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, और पकड़ के इस वाली रस्सी को हम लोग ऐसा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका धनुष है, इस रस्सी को कुछ हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो रस्सी के आकार में परिवर्तन कर देते हैं। तो आकार में परिवर्तन कर देते हैं, तो इसका मतलब आकार में जब परिवर्तन होता है तो क्या आती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसी वजह से जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं तो वैसे तीर आगे निकल जाती है, मतलब कुछ काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर भी क्या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी ऊर्जा पैदा नहीं हो गई कि इसके पास प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ गई, ना ना ना। जैसे हमने क्या बताया, ऊर्जा संरक्षण का नियम यहां भी लग रहा है। यहां पे जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आई कहां से, हम लोगों के दबाने से, मतलब हम लोगों के काम करने से। हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया तभी इसके अंदर क्या आई, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आई, ठीक है। समझ गए आप ये। अब आगे हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय, इसको हम लोग साफ कर दे रहे हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं इंग्लिश में,
ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब ये क्या होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी? तो किसी भी वस्तु को अर्थ के सापेक्ष, अर्थ माने पृथ्वी लिख लो, पृथ्वी के सापेक्ष कुछ ऊंचाई तक उठाने में जो ऊर्जा संचित हुई है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हमारी बात अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या लिख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी के सापेक्ष कुछ ऊंचाई तक उठाने में जो ऊर्जा संचित हुई है उसी को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये मान लो अपनी ये सतह है, ये जमीन है अपनी, ठीक है। तो जमीन से अगर कोई चीज हम लोग ऊपर उठाते हैं, मान लो, ध्यान से देखिए, मान लो जमीन पे कोई एक ऐसी चीज ये रखी हुई है, ठीक है। तो क्या अभी ये जो चीज यहाँ पे रखी हुई है, क्या ये चीज अभी कोई काम कर सकती है? नहीं कर सकती, ये तो सिंपल से ऐसे रखी रहेगी, ठीक। लेकिन जब इसको हम लोग, ये अपनी जमीन है, जमीन माने कि अपनी धरती है या पृथ्वी है, धरती के सापेक्ष इसको आप ऊपर उठा लीजिए, मतलब इसको उठा के आप यहां रख लीजिए, ठीक है। तो अब ये काम कर सकती है। कैसे कर सकती है? आप जैसे इसको छोड़ेंगे वैसे ही नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब अब ये कोई काम कर रही है। अच्छा, अगर आप तब भी नहीं मान रहे हैं कि ये काम नहीं कर रही है तो आप क्या करिए जानते हैं? एक ईंटा उठाइए, ये मान लो ईंटा है, ईंटा उठा के उसको कुछ ऊपर लेके जाइए, या ऐसा करिए एक दूसरे इंसान से कहिए कि वो एक ईंटा उठाए और उसको उठा के कुछ ऊंचाई तक लेके जाए और उसको छोड़ दे, और जब आपके सिर पे वो ईंटा गिरेगा तो क्या होगा? लाल लाल निकलेगा कुछ। तो कहां से निकला? कहां से निकला? वो इसकी वजह से निकला कि जब हम लोग ईंटा को उठा के ऊपर लेके गए थे तो उसके पास क्या आ गई थी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ गई थी, जिसकी वजह से वो आपके सिर पर क्या कर देती है? वही ऊर्जा निकाल देती है, मतलब काम कर देती है, आपका सर फोड़ देती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु को धरती के सापेक्ष ऊपर उठाने में, धरती के सापेक्ष कुछ ऊंचाई तक ले जाने में अब उसके पास जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अगर कोई ये बात ना माने कि भैया उसके अंदर कोई ऊर्जा संचित होती है तो आप क्या करेंगे? कह देंगे भैया ठीक है, लाओ हम ये वाला काम करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर ऊर्जा संचित है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा संचित होने का मतलब है कि वो कोई ना कोई काम करे, ठीक। तो आप ये समझ गए कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु को धरती के सापेक्ष कुछ ऊंचाई तक उठाने में जो उस वस्तु के अंदर संचित ऊर्जा होती है और उसको हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष इसलिए लिखा है क्योंकि जो गुरुत्वीय देखो, जो ये गुरुत्वीय ऊर्जा है ना, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? गुरुत्वीय। तो गुरुत्वीय शब्द पृथ्वी से ही आता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर ही गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? सब चीजें ऊपर से नीचे आती हैं। खैर, ये तो अलग का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय शब्द लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? पृथ्वी के सापेक्ष कुछ ऊंचाई तक उठाने में जो ऊर्जा संचित हुई है उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक। अब देखो, अभी तक यहाँ पे आप एक चीज देख रहे थे, हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा, इन तीनों ऊर्जा के बारे में पढ़ा। तो तीनों में क्या देखा कि इन सब में ऊर्जा संचित होती। जैसे स्थितिज ऊर्जा में क्या हो रही थी कि वस्तु की स्थिति चेंज कर देते हैं तो क्या होती है? इसके पास कुछ ऊर्जा आ जाती है, तभी देखो एक काम कर देती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में भी ऐसा था कि वस्तु की आकार या आयतन में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे स्प्रिंग वाला, तो उसके अंदर भी कुछ ऊर्जा संचित हो जाती थी, तभी तो काम करती थी।
ऐसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कि कुछ ऊंचाई तक उठाने में अब इसके पास क्या हो जाती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। तो जितनी भी स्थितिज ऊर्जाएं हैं उसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा संचित होती है। अब यहाँ पे हम लोग जिस ऊर्जा की बात करेंगे, अब यहाँ पे एक हम फार्मूला लिख रहे हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग को बस ये फार्मूला याद करना है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ये आपको फार्मूला याद कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये फार्मूला आप सोच रहे होंगे कहां से आया तो हम बता देना, ध्यान से सुनिए जल्दी से कि कार्य बराबर क्या होता है। आपको अगर पता हो कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, ठीक। सिंपल भाषा में हम लोग कैसे लिखते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो कार्य भी क्या है, हमने क्या बताया, आप बिना कार्य के ऊर्जा को नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर कार्य होगा तो ऊर्जा होगा, मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों एकदम सेम है। तो जो कार्य का फार्मूला होता है यही ऊर्जा का समझ लो फार्मूला है। किसी भी ऊर्जा का फार्मूला यही होता है कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो गुरुत्वीय बल को हम लोग लिखते हैं mg, क्या लिखते हैं mg, बल की जगह क्या लिखते हैं mg। और धरती से कुछ ऊंचाई तक उठाने में जो दूरी होती है उसको हम लोग h मान लेते हैं। इसलिए इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या बन जाता है, mgh बन जाता है। ये कुछ नहीं है, सभी ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, देखो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। कार्य क्या है, एकदम ऊर्जा की तरह है, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी, अब किसी भी ऊर्जा का फार्मूला निकालो तो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे कि बल को दूरी से गुणा कर देंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का निकालना है तो क्या करेंगे, गुरुत्वीय बल को दूरी से गुणा कर देंगे, सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से, अब हम एक चीज उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं इस गतिज ऊर्जा को। हमने क्या बताया, जब भी ऊर्जा शब्द आए तो आपको कार्य शब्द भी अपने दिमाग में लाना होगा। बिना कार्य के ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ऊर्जा है तभी वो काम होगा, नहीं है तो काम नहीं होगा। इसलिए ऊर्जा को हम लोग कार्य के साथ पढ़ते हैं, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो नदियां वगैरह जब बहती रहती हैं, जब ये मान लो कोई नदी है, ये नदी है, ठीक है। तो जब ये नदियां वगैरह ऐसे बहती रहती हैं, आगे चल रही, मान लो नदी इस तरफ चल रही है, तो इसके रास्ते में कोई मान लो लकड़ी का टुकड़ा मिल गया या कोई भी चीज मिल गई तो उसको बहाते हुए चलती है ना। तो अब ध्यान से देखिए, जब नदी गति में है, देखो नदी अभी गति में है ना, नदी चल रही तो इसका मतलब नदी गति में है। गति के जब इस मतलब नदी जब गति में होती है तो क्या कर रही है, कुछ काम कर रही है। काम करने का मतलब क्या है कि ये लकड़ी वगैरह के जो टुकड़े होते हैं या किसी भी चीज को, जो अगर नदी बह रही है उसके रास्ते में जो भी चीज आती है उसको भी साथ साथ लेके चली आती है। मतलब कि जब वो नदी गति में होती है तो क्या करती है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहती है, ठीक है। मतलब इसको कार्य का मतलब आप समझते हैं ना, कार्य का मतलब है कि किसी चीज को बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बस सिंपल सा यही समझ लीजिए। तो देखिए ध्यान से क्या करती है, जो ये नदी जब गति में होती है तो मान लो किसी भी चीज को जो उसके रास्ते में आता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। मतलब वो कोई ना कोई काम करती है। और तो काम कौन करता है, काम सिर्फ ऊर्जा ही करती है। इसका मतलब इसका मतलब कि जब नदी गति में होती है तो उसके पास कुछ ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं, गतिज ऊर्जा लिखते हैं। तो गतिज ऊर्जा की अगर परिभाषा देनी होगी तो लिखेंगे हम लोग क्या, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? तो आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि जब भी कोई चीज गति में होती है तो उसके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अच्छा एक सिंपल से बात ये देखिए, मान लो हम एक इंसान मान लो यहाँ पे खड़ा है और एक इंसान उसके सामने और खड़ा है और एक इंसान उसके सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है। मतलब एक इंसान यहाँ पे खड़ा है,
एक इंसान इसके सामने और खड़ा है और एक इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है इसके सामने से। अब ये बताइए, एक सेकंड, सॉरी, मान लो एक इंसान नहीं खड़ा है और एक इंसान चलता हुआ आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, और एक इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है। अब बताइए, जब इस इंसान से इसकी टक्कर होगी तो इसको चोट ज्यादा लगेगी और इस इंसान से टक्कर होगी तो इसको चोट कम लगेगी। तो ध्यान से देखिए, चोट लगने का मतलब क्या है? कार्य होना। चोट लगने का मतलब क्या है? कार्य होना। तो जब ये गति में था, बहुत ज्यादा गति में था, तो इसके पास क्या थी? बहुत ज्यादा एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? गतिज एनर्जी या गतिज ऊर्जा थी। तो इसकी वजह से काम ज्यादा करता है। काम ज्यादा करने का मतलब कि इसको चोट ज्यादा लगती है, और इसके पास कम गति थी जो कम चोट लगाता है। मतलब गति में भी जब कोई चीज होती है तो उसके पास ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा, हम आपको बता ही चुके हैं। फार्मूला इसका भी है क्या? अच्छा, अब यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी हम लोग को याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग गतिज ऊर्जा के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। ठीक। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ½ mv²। आप इस वाले फार्मूले को याद करेंगे। ठीक। क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। अभी यहाँ पे फार्मूले लिख लीजिए, बाद में अभी आपको हम एक स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला दिखाएं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला mgh, एक इसका लिखाएं गतिज ऊर्जा का ½ mv²। अभी हम इसके क्वेश्चन भी आपको बाद में कराएंगे। m बराबर होता है मास, और मास माने क्या होता है? द्रव्यमान, और v माने होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी माने होता है वेग। ठीक है। तो बस आपको ये फार्मूला याद करना है कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? ½ mv²। ठीक है। और ऊर्जा के मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? स्थितिज ऊर्जा देखा, गतिज ऊर्जा देखा। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हमने एक चीज हमेशा आप ये याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना हम नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे ऊर्जा आपको दिखाई पड़ रही कि उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब है या तो पहले कोई ऊर्जा रही होगी, कोई ऊर्जा उसके पास रही होगी तो बदल के वो आई है, क्योंकि उत्पन्न हो ही नहीं सकती, या कोई ना कोई काम किया गया होगा। जैसे ध्यान से देखिए, आप अपने हाथ कैसे रगड़िए, खूब रगड़िए, तो उसके बाद कुछ देर बाद क्या हाथ गर्म होने लगता है। तो गर्म क्यों हो रहा? गर्म होने का मतलब क्या है? इसके पास क्या आ गई? हीट एनर्जी आ गई, उसमें ऊर्जा आ गई। तो उसमें ऊर्जा कहां से? हमारे काम करने से। तो काम करने से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, या ऊर्जा एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। जैसे ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 ईंटें हैं, 2 ईंटों के मारी टक टक, तो ईंटे को मार रहे हैं तो मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं। काम करने से क्या निकल रही? ध्वनि ऊर्जा निकल रही। हमको आवाज सुननी पड़ती ना, तो ध्वनि ऊर्जा भी निकल रही। लेकिन हमारे इसके मारने से कुछ चिंगारी भी निकलती, मतलब प्रकाश ऊर्जा भी निकल रही। और कुछ देर बाद आप इस जगह को छोड़ोगे तो क्या निकलेगा? उस जगह थोड़ा सा गर्म भी दिखाई पड़ेगा। तो मतलब ऊर्जा जो होती पैदा नहीं होती, वो या तो काम करने से आई है, या एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। तो आपको ये नियम हमेशा याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है, क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? जूल। ऊर्जा का मात्रक मतलब क्या होता है? जूल। मात्रक का मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग नापते हैं। ठीक। हाँ, उसमें लिखा रहा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अब किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, क्या हो? किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या रहेगा? जूल ही होगा। समझ गए? चाहे आप स्थितिज ऊर्जा ले लीजिए। देखो, हमने क्या बताया? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि स्थितिज ऊर्जा अगर किसी के पास आई है तो कैसे आई होगी? या तो कोई काम किया गया होगा, या तो कोई दूसरी ऊर्जा उसमें बदली होगी। तो कोई भी ऊर्जा, सब ऊर्जा एक ही प्रकार की होती है, मतलब सब अदला बदला करती हैं। तो सभी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। अगर मान लो आपको मात्रक देखिए, तो एक मात्रक और लिखा जा सकता है। जैसे आपकी जो गतिज ऊर्जा का मात्रक है, क्या है? गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या है? ½ mv²। तो देखिए, m माने क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में लिखते हैं? kg में। v माने वेग है, तो वेग को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड में। और यहां पे क्या लिखा है? v², तो इसका मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब एक इसका मात्रक ये भी हो सकता है ना।
लेकिन हम लोग को क्या याद रखना है, जूल याद रखना है। आप इसका मात्रक किससे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे वो अभी हमने आपको क्या लिखा था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी थी, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं। तो इसका भी हम लोग क्या, हमने क्या बताया, इसको नापते तो जूल में है, लेकिन अगर इस फार्मूले के हिसाब से अगर आपको मात्रक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, m की जगह क्या लिखेंगे, kg। g आपका क्या है, g आपका है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका h है, h क्या है, दूरी, दूरी को भी हम लोग किस में लिखते हैं, मीटर में। तो ये मीटर भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में, ये आप ढंग से करिएगा, हम बता दे रहे हैं इसको। ये मास है, मास माने द्रव्यमान को नापते हैं केजी में, और जी को नापते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और एच को नापते हैं किसमें, मीटर में। मतलब मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये मात्रक भी सेम है, ये मात्रक भी सेम है, मतलब ऊर्जा कहीं से भी आए उसका ये वाला मात्रक होगा, या तो क्या याद रखेंगे कि ऊर्जा को नापने का मात्रक जूल होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आ रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसके बाद दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, कभी भी आपसे कोई भी यांत्रिक ऊर्जा पूछे तो आप क्या कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। मतलब अगर किसी वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि इस वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है। हम लोग उसको ये कहेंगे कि इस वस्तु के पास क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। अब जैसे ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया था कि मान लो ये धरती है, धरती से एक बॉल को, यहाँ पे बॉल रखी थी, इसको हम लोगों ने ऐसे ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाने से क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, धरती से कुछ ऊंचाई तक उठाया है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी ना। या हम लोग कहेंगे कि इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, साधारण भाषा में कहें तो क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। मतलब अगर हम लोग इस जगह पे देखें, मतलब जब बॉल इस जगह पे आएगी तो ये क्या है, ध्यान से देखो, जब बॉल इस जगह पे आएगी तो इसके पास कुछ गति भी होगी नीचे की तरफ, इसके पास क्या होगी, कुछ गति भी होगी। और ये धरती से कुछ ऊपर भी है, धरती से कुछ ऊंचाई पर भी है, तो इसके पास क्या होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी होगी। मतलब इसके पास इस समय स्थितिज ऊर्जा भी है और क्या है, गतिज ऊर्जा भी है। तो हम लोग इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि इसके पास स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसके पास यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर किसी वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो तो उसको हम लोग अलग अलग पढ़ने के बजाय क्या बोलते हैं कि भैया अब उसके पास क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। समझ गए, उदाहरण देकर समझा दिए कि बॉल जब इस जगह पर होती, बॉल को ऐसे छोड़े, अब बॉल जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ के पहुंची तो इसके पास कुछ नीचे की तरफ गति भी होगी, और धरती से कुछ ऊंचाई पर भी है तो इसके पास कुछ स्थितिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि अब इसके पास यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऊर्जा से रिलेटेड टॉपिक के बारे में देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में। थैंक यू। बहुत